सौम्या भागते भागते थक चुकी थी। उसकी सांस बार बार उखड़ रही थी। कपड़े झाड़ियों में उलझकर कई जगह से फट गए थे। शुक्र है उसने पैरों में स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, वरना पाँव तो कभी भी बेवफाई कर सकते थे। मगर शरीर तो आखिर शरीर ही है, उसकी सहन करने की एक सीमा होती है। अब तो हिम्मत भी आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। मगर नहीं, अभी कुछ देर और साथ दो मेरा। अपनी इच्छा शक्ति से रिक्वेस्ट करती हुई सौम्या ने अपनी अंदरूनी ताकत को जिंदगी का लालच दिया और एक बार फिर से अपना हौसला बढ़ाकर तेजी से भागने लगी, उसी दिशा में आगे की ओर। मगर इस बार हिम्मत उसकी बातों में नहीं आई और उसने आखिर दम तोड़ ही दिया। सौम्या ने एक पल ठहरकर भयभीत हिरनी की तरह इधर उधर देखा और पूरी तसल्ली करने के बाद एक पेड़ से अपनी पीठ टिकाकर उखड़ी हुई सांसों को संयत करने लगी। शायद सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं है। मुझे सूरज निकलने से पहले ही कोई सुरक्षित ठिकाना तलाशना होगा, वरना पता नहीं मैं फिर किसी सूरज का उगना देख भी सकूंगी या नहीं। मन ही मन ये सोचते हुए उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की तो उसे दूर कुछ रोशनी गुजरती हुई सी दिखाई दी। शायद कोई सड़क है, मुझे किसी भी तरह वहाँ तक तो पहुँचना ही होगा, तभी किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद जगेगी। सोचती हुई सौम्या ने फिर अपना सफ़र शुरू किया। सौम्या का अनुमान सही निकला, ये सड़क ही थी, हरियाणा और राजस्थान को आपस में जोड़ता एक स्टेट हाईवे। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा टोल नाका भी बना हुआ था। सौम्या किसी तरह अपने आप को ठेलती हुई वहां तक लेकर गई, मगर कुछ बोल पाती इससे पहले ही गिरकर अचेत हो गई। टोल कर्मचारियों ने उसे देखा तो वह घबरा गए। उसकी हालत देखकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित करना ही उचित समझा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस सहित पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और महिला पुलिस की निगरानी में सौम्या को सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों के थोड़े से प्रयास के बाद ही सौम्या को होश आ गया। खुद को पुलिस की निगरानी में पाकर उसके मन में दबे हुए गुबार को शब्द मिले और वह महिला कांस्टेबल से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर सानिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे भरोसे का एहसास दिलाया और कहा, देखो, तुम हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हें घबराने या किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेखौफ होकर अपने साथ हुए हादसे के बारे में हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सौम्या कुछ भी नहीं बोली, बस टकटकी लगाए छत की तरफ देखती रही। किस पर लगाए इल्ज़ाम, किसे ठहराए दोषी, किसे सज़ा दिलवाए, किसे भिजवाए सलाखों के पीछे। जो भी उसकी इस हालत के जिम्मेदार हैं वो उसके अपने, उसके सगे ही तो थे, वह जिनके साथ उसका खून का रिश्ता है। हाँ, ये है उसके पापा जो उसकी एक ज़िद पर सारी दुनिया उस पर नौछावर कर देते थे। ये है उसकी माँ जो उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर पूरी रात आंखों में बिता दिया करती थी। उसका भाई प्रकाश जो उसके लिए शहर भर से बैर मोल ले लेता था। और तो और उसकी छुटकी सी बहन नेहा भी, जो सदा उसके आगे पीछे दीदी दीदी कहती घूमती रहती थी। सौम्या के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया, बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने इंस्पेक्टर सानिया से कहा, अभी पेशेंट काफ़ी सदमे में है, इसे नॉर्मल होने दीजिए, फिर आप लोग अपनी पूछताछ कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहिबा सौम्या को डॉक्टर की निगरानी में छोड़कर अपनी टीम के साथ लौट गई। हाँ, एक महिला कांस्टेबल को उसकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। सबके जाने के बाद सौम्या आंखें बंद करके लेट गई। रात भर भागते रहने के कारण उसे नींद आना स्वाभाविक था, मगर वो सोना नहीं चाहती थी। वह तो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, अपने घर, अपने रोहित के पास, उसकी सुरक्षित बाहों के घेरे में, जहाँ उसे किसी का डर नहीं, किसी की फिक्र नहीं। सौम्या के दिमाग में पिछले कई दिनों के घटनाक्रम चलचित्र की तरह घूमने लगे। करीब 7 वर्षों पहले जब वह इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी थी, तभी उसकी मुलाकात रोहित से हुई थी। मजबूत और स्वस्थ शारीरिक बनावट वाला रोहित अपने स्वभाव के अनुरूप मन से बहुत ही सरल था। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि बाहर से एकदम शांत और सीधा सा दिखने वाला रोहित अपने भीतर कवि हृदय भी रखता है। सबके साथ सौम्या को भी ये बात उस साल
कंपनी की न्यू ईयर पार्टी में ही पता चली थी, जब उसने वहाँ एक प्रेम गीत गाया था। उसकी प्रेम कविताओं की धारा में बहती बहती सौम्या कब उसके प्रेम पाश में बंध गई, उसे भान भी नहीं हुआ। अब तो सौम्या जब देखो तब किसी न किसी बहाने से उसके आसपास ही बने रहने की कोशिश में लगी रहती थी। उसने ये बात छुटकी नेहा से शेयर की थी। नेहा ने ही तो उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने का हौसला दिया था। उसने कहा था, कोई सामान पुरुष होता तो तुम्हारी नज़दीकियों का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता, मगर रोहित तुमसे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता है और उसकी यही खूबी उसे सारी पुरुष जमात से अलग करती है। चुटकी की बात में दम है, सोचकर सौम्या रोहित के और भी करीब होने लगी थी। सौम्या ने जब कंपनी के रिकॉर्ड में रोहित का प्रोफाइल देखा तो उसे सुखद महसूस हुआ कि वह न केवल उसकी जाति से संबंध रखता है, बल्कि वह दोनों तो एक ही प्रदेश से भी हैं। अगर घर वालों को मानने में थोड़ी सी मेहनत की जाए तो हमारी शादी हो सकती है। सोचकर सौम्या खुद ही शर्मा गई। वह अपनी सोच को बहुत आगे तक ले जा चुकी थी। जिस नेहा ने घर वालों के विरोध के बावजूद रोहित से शादी करने में उसका पूरा साथ दिया, वही बहन आज उसे रोहित के कारण जान से मारने की साजिश में शामिल हो गई। सौम्या को इस बात पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने आकर पूछा तो सौम्या ने आंखें खोल दी। जी, उसने संक्षिप्त सा जवाब दिया और उठकर बेड पर बैठ गई। उसे बैठा देखकर कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर सानिया को फ़ोन कर दिया और 15 मिनट में वह भी वहां पहुंच गई। क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? सानिया ने पूछा। सौम्या ने एक बार फिर चुप्पी साध ली। क्या बताती वह उन्हें कि वह अपनों की ही साजिश का शिकार हुई है? उसे जन्म देने वाले ही उसे मौत की नींद सुला देना चाहते हैं। जी, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। यहाँ किसी दोस्त से मिलने आई थी, मगर एक हादसे का शिकार हो गई। कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया था, मेरा बैग और मोबाइल छीन लिया। शायद किसी बुरी नीयत से वे मेरा पीछा कर रहे थे, मगर मैं किसी तरह उनके चंगुल से बचकर यहाँ तक आ गई। सौम्या ने असली बात छिपा ली। देखिए, आप हमसे कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करें और ना ही डरें। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप चाहें तो उन गुंडों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा सकती हैं। सानिया ने उसे कुरेदा, मगर सौम्या ने एक बार फिर से चुप्पी साध ली और अपनी आंखें बंद करके अपने दर्द को दिल के भीतर ही समेटने की कोशिश करने लगी। रात हो चली थी। हॉस्पिटल में भर्ती लगभग सभी मरीज नींद के आगोश में जा चुके थे। हाँ, कभी कभी कोई मरीज दर्द से करा उठता था तो अवश्य वार्ड की शांति भंग हो जाती थी। ड्यूटी पर तैनात नर्स और कंपाउंडर भी उबासियां ले रहे थे, मगर सौम्या की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। वह उस वक्त को कोस रही थी जब उसने नेहा की बातों में आकर घर लौटने का मन बनाया था। मौका भी तो कुछ ऐसा ही था, वह चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी। उसकी छुटकी की शादी जो तय हो गई थी। नेहा ने जब चहकते हुए बताया था कि मम्मी पापा उसे रोहित सहित अपनाने को राज़ी हो गए हैं, तो उसके सिर से भी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने के अपराध बोध का भारी बोझा उतर गया था, जिसे वह इतने सालों से ढो रही थी। इधर रोहित को भी 2 महीने के लिए ट्रेनिंग पर लंदन जाना था। सौम्या ने सोचा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। रोहित के बिना यहाँ अकेले मुंबई में रहना किसी सजा से कम नहीं था। इसलिए उसने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली और अपने पैतृक गांव आ गई। माँ तो सौम्या को देखते ही उससे लिपट गई थी। पापा ने भी कलेजे से लगा लिया था अपनी लाड़ों को। प्रकाश शादी के किसी काम के सिलसिले में शहर के बाहर गया हुआ था। नेहा ने उसे बाहों में भींचा तो फिर छोड़ा ही नहीं। न जाने कितने गिले शिकवे थे जिन्हें वह शब्दों में बयां नहीं कर सकी थी। बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सौम्या के आने से शादी वाले घर में एक अलग ही रौनक आ गई थी। रात में छुटकी ने उससे चिपटते हुए पूछा, जीजी एक बार फिर से बताना, तूने जीजा जी जैसे विश्वामित्र को आखिर कैसे रिझाया? कितनी बार सुनेगी तू? आखिर तेरा मन भरता क्यों नहीं? एक ही किस्से को बार बार सुनकर तू बोर नहीं होती? सौम्या ने झूठे गुस्से से कहा। अरे अब तक तो फ़ोन पर ही सुनती आई थी, आमने सामने सुनने का मौका तो आज ही हाथ लगा है। सुना ना, नेहा ने जिद की तो सौम्या छुटकी की जिद नहीं टाल सकी और एक बार फिर से कूद पड़ी यादों की झील में डुबकी लगाने। मुंबई की बरसात तो तू जानती ही है, बादलों का कोई भरोसा नहीं, जब जी चाहे बरस पड़ते हैं। हालांकि हम मुंबई वाले इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, मगर उस दिन बात कुछ और ही थी। सुबह से ही बरसात हो रही थी। दोपहर होते होते तो सारे शहर में पानी ही पानी हो गया था।
मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी जारी करके लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी, मगर जो घर से बाहर थे उन्हें तो घर लौटना ही था। मैं भी अपने ऑफिस में बैठी बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी। लगभग सभी लोग अपने घर जाने की व्यवस्था कर चुके थे, बस मैं और रोहित ही बचे थे। बारिश के थोड़ा सा हल्के होने के आसार दिखे तो रोहित ने मुझसे कहा, आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं आपको अपनी बाइक पर छोड़ सकता हूँ, मगर बाइक पर तो हम भीग जाएंगे। मैंने कहा, घर ही तो जाना है, किसी पार्टी में तो नहीं। घर पहुंचकर कपड़े बदल लेना। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराते हुए कितना प्यारा लगता है ये, पता नहीं मुस्कुराता क्यों नहीं है। मैंने ये मन ही मन सोचा और खुद भी मुस्कुरा दी। अंत में मैंने रोहित से लिफ्ट लेना तय कर लिया। जैसा कि मैंने कहा था, घर पहुंचते पहुंचते मैं और रोहित पूरी तरह से भीग चुके थे। मैंने रोहित को एक कप अदरक वाली चाय पीने का ऑफर देते हुए अंदर आने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, मगर अचानक ही उसे तेज छींकें आने लगी तो मैंने ही हाथ पकड़कर उसे भीतर खींच लिया था। उसे छूने का ये मेरा पहला अनुभव था। मैंने महसूस किया कि रोहित भी मेरे छूने से थोड़ा सा नर्वस हो गया था। मैंने कपड़े बदलकर चाय का पानी चढ़ा दिया। तभी मुझे ख्याल आया कि रोहित भी तो भीगा हुआ है, मगर मेरे पास उसे देने के लिए जेंट्स कपड़े तो थे ही नहीं। मैंने गैस धीमी करके उसे तौलिया दिया और साथ ही बदलने के लिए अपना नाइट सूट भी। ये देखकर रोहित सकपका गया, मगर फिर जोर से हंस पड़ा और कपड़े बदलने चला गया। उस बारिश की रात ने हम दोनों को प्यार के रंग में भिगो दिया। अब छोड़ ना छुटकी, अब आगे बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, सौम्या ने शर्माते हुए कहा तो छुटकी ने जोर से उसे गुदगुदी कर दी और दोनों बहनें खिलखिला उठी। दर्द में भी सौम्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मगर अचानक आंखों में फिर से डर की परछाइयां तैरने लगी। उसे याद आ गया 10 दिनों पहले का वह मंजर, जब नेहा की शादी तय करने वाला बिचौलिया पंडित मनोहर शास्त्री शादी में होने वाले लेन देन के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए पापा से मिलने घर आया था। सौम्या को देखकर बोला, ये आपकी बड़ी बिटिया है क्या? हाँ जी, ये हमारी बड़ी बेटी सौम्या है और अपने पति के साथ मुंबई में रहती है। वो निवाड़ी वाले शेखावत जी है ना, उनके बेटे से ही शादी हुई है इसकी। माँ ने सौम्या की तरफ प्यार से देखते हुए शास्त्री जी से उसका परिचय करवाया। क्या बात करती हो भाभी जी, शेखावत जी और आपके पति दोनों एक ही गोत्र से संबंध रखते हैं, इस नाते तो ये शादी नाजायज़ हुई। ये तो भाई बहन का आपस में शादी करने जैसा ही पाप हुआ है। शास्त्री जी ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मगर हमारे परिवारों का आपस में तो कोई संबंध नहीं है। सौम्या के पापा ने अपनी सफाई देते हुए कहा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हमारे पुरखों ने शादियों में गोत्र टालने का प्रावधान यूं ही मजाक में किया था? नहीं साहब, हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन समाज की परिपाटी तो सभी को निभानी पड़ती है। शास्त्री जी अब अपना यहाँ आने का मकसद भूल चुके थे और इस नई बहस में उलझ गए। मम्मी पापा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर शास्त्री जी ने किसी की एक ना सुनी और आखिर में वे पापा से भुगतने को तैयार रहने की धमकी देते हुए चले गए। किसी अनजानी आशंका से सौम्या का मन कांप गया और जैसे कि उसे डर था। शास्त्री जी तीसरे ही दिन वापस आए तो उनके तेवर कुछ अलग ही थे। पापा और शास्त्री जी बैठक में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जो कि बीच बीच में तेज भी हो रही थी। सौम्या के कान उधर ही लगे थे। उसने सुना वह कह रहे थे, पंचों की राय है कि सौम्या बिटिया की शादी को खारिज करार दिया जाए और वह पूरी पंचायत के सामने अपने पति को राखी बांधकर भाई बनाए। ये सुनते ही सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सांस रोके आगे का वार्तालाप सुनने लगी। मगर ये कैसे संभव है? सौम्या की शादी को 4 साल हो चुके हैं, ऐसे में वह ये सब कैसे कर सकती है? पापा ने विरोध किया था तो फिर आप नेहा की सगाई को टूटा हुआ समझें। आपके होने वाले समधी इस हालात में आपके साथ रिश्ता रखने के इच्छुक नहीं हैं। और सिर्फ वही नहीं, अब तो नेहा को कोई भी गैरतमंद आदमी अपने परिवार की बहू नहीं बनाएगा। ये भी पंचायत ने ही तय किया है। शास्त्री जी ने अपना दो टूक फैसला सुनाया। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? पापा ने हारे खिलाड़ी की तरह हथियार डालते हुए विनती की। है क्यों नहीं, रास्ता है ना, मगर निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। हाँ, सौम्या के रहते नेहा की शादी नहीं हो सकती, ये तो तय है। आपको 2 दिनों बाद पंचायत ने तलब किया है, आप वहाँ आकर अपना पक्ष रख सकते हैं।
शास्त्री जी पापा को पंचायत का फरमान सुनाकर कहकर चले गए। उस दिन घर में मातम सा पसर गया था। खाना बना तो था, मगर किसी ने भी एक निवाला तक नहीं खाया था। सब चुपचाप थे, अपने अपने विचारों में गुम। हर दिमाग में मंथन चल रहा था, न जाने कौन क्या सोच रहा था। 2 दिनों बाद सौम्या के पापा चौपाल में बुलाई गई विशेष पंचायत में पहुंचे, और जब वापस आए तो सौम्या ने महसूस किया कि पापा और भाई दोनों का मूड उखड़ा हुआ था। माँ ने पूछा तो भी वह टाल गए। रात को अचानक सौम्या की नींद खुली तो उसने देखा कि नेहा बिस्तर पर नहीं है, शायद बाथरूम में होगी। सोचकर सौम्या उसका इंतज़ार करने लगी, मगर जब वह काफ़ी देर तक नहीं आई तो वह कमरे से बाहर निकल आई। पापा के बेडरूम की लाइट जलती देखकर वह उधर चल दी। भीतर से बहुत धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। सौम्या के अलावा पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। सब किसी गहन मंत्रणा में लगे थे। सौम्या ने कानाफूसी सुनने की कोशिश की, मगर पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, इतना अंदाज़ा उसे हो गया था कि ये मीटिंग उसी को लेकर हो रही है। भाई प्रकाश ने कहा, समस्या की जड़ को ही ख़त्म कर देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वह सुनते ही सौम्या कांप उठी। तभी पापा ने कहा, समाज में अपनी इज्जत के लिए मैं ऐसी कई औलादें कुर्बान कर सकता हूँ। क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? इस बार माँ की ममता ने विरोध किया, मगर सबने उसे सिरे से खारिज कर दिया। वह समझ गई कि मीटिंग उसे रास्ते से हटाने के लिए हो रही है। वह चुपचाप वहाँ से हट गई और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। अब उसने अपने आप को यहाँ से सुरक्षित निकलने के बारे में सोचना शुरू किया। रोहित तो इतनी जल्दी यहाँ आ नहीं सकेगा। अपनी फ्रेंड राशि को मैसेज कर देती हूँ ताकि वह कल किसी बहाने से आकर मुझे घर से ले जाए। आगे तो मैं संभाल लूँगी। ये सोचते हुए सौम्या ने अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। मोबाइल अपनी जगह पर न पाकर सौम्या समझ गई कि किसी सोची समझी साजिश के तहत उसका संपर्क बाहर की दुनिया से काट दिया गया है। दूसरे दिन सौम्या सारे घटनाक्रम से अनजान बने रहने का नाटक करती हुई घर की सारी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखते हुए थी। उसने अपने मोबाइल के बारे में भी सबसे पूछताछ की, मगर किसी ने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, खो गया होगा, नया ले आएंगे। सौम्या ने भी बात को हवा में उड़ाने की कोशिश की। सौम्या को वह मौका मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। माँ तो पापा को लेकर अपने मायके गई हुई थी शादी का निमंत्रण देने, और प्रकाश गया था शादी के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करने पापा के दोस्त के यहाँ। सभी लोग कल दोपहर तक ही आने वाले थे। घर में वह और नेहा ही थे। सौम्या ने अपने सारे रुपए और गहने पर्स के हवाले किए और पर्स को सिरहाने छिपाकर रख लिया। उसने अपने स्पोर्ट्स शूज भी सुरक्षित रख लिए। रात को नेहा ने घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी अपने तकिए के नीचे रख ली। मौका पाकर सौम्या ने सोई हुई नेहा के बालों को सहलाने के बहाने धीरे से वह चाबी निकाल ली, और जब नेहा गहरी नींद में थी तो चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। घर के बाहर निकलने से पहले उसने नेहा के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और उसका मोबाइल बरामदे में लाकर रख दिया, ताकि ना तो नेहा खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर आ सके और ना किसी से संपर्क साध सके। इतना समय काफ़ी था सौम्या के पास अपने आप को बचाने के लिए। इस तरह वह खुद को एक बार तो मौत के मुंह से निकाल कर ले आई, मगर जब तक वह वापस मुंबई नहीं पहुंच जाती तब तक सुरक्षित नहीं थी। रात लगभग बीत चुकी थी, मगर सौम्या ने अब तक अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसे तलाश करता हुआ यहाँ तक न आ पहुँचे। अब तक तो सभी घर वालों को मेरे भागने के बारे में यकीन हो ही गया होगा। मुझे 1-2 दिन और यहीं पुलिस की सुरक्षा में रहना चाहिए। सोचते सोचते सौम्या ने एक बार फिर सोने की कोशिश की, और इस बार उसे नींद आ ही गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। डॉक्टर सुबह के राउंड पर आ गई थी। सौम्या को देखकर मुस्कुराई और उसकी तबीयत के बारे में पूछा। तभी इंस्पेक्टर सानिया भी आ गई और उन्होंने सौम्या का हाथ अपने हाथ में लेकर एक बार फिर से सहानुभूति से पूछताछ शुरू की। सौम्या ने भी अब सहयोग करने की जांच सोच ली थी।
उसने पूरी बात इंस्पेक्टर को बताकर अनुरोध किया और कहा, मुझे अपने घर वालों से जान का खतरा है। मेरे पति 1 सप्ताह बाद इंडिया आएंगे, तब तक मुझे सुरक्षा उपलब्ध करवाएं, मगर मैं किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवाना चाहती। इंस्पेक्टर सानिया मानवता के नाते उसे अपने साथ अपने घर ले गई। सौम्या ने फ़ोन पर रोहित से संपर्क साधा और उसे पूरी घटना की जानकारी दी। सप्ताह भर बाद रोहित आकर सौम्या को साथ ले गया। सौम्या, तुम इस मुश्किल वक्त में मेरे मम्मी पापा के पास भी तो जा सकती थी, रोहित ने प्यार से कहा। जा तो सकती थी और सबसे पहले यही ख्याल ही मेरे मन में आया था, मगर मुझे समय पर भरोसा नहीं था। कितनी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागी थी। मुझे डर था कि कहीं कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसी बात ना हो जाए, कहीं वहाँ भी ऐसे ही हालात पैदा ना हो जाएं। अगर मेरी आशंका सही निकलती तो फिर मैं आज यहाँ तुम्हारे पास ना होती। सौम्या अब भी डर के साए में रोहित से लिपट गई। रोहित को भी उसकी बात में दम लगा, इसलिए उसने भी अपने मन का वहम निकाल लेना ही उचित समझा। रोहित ने अपने पापा को फ़ोन करके पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। उसके पापा भड़क उठे, बोले, हद हो गई। किस आदम युग में जी रहे हैं लोग आज भी। क्या हो रहा है ये सब? क्या न्याय, पुलिस कुछ भी नहीं बचा? लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सौम्या के पापा से मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। सुबह सुबह जब शेखावत जी सौम्या के पापा के पास पहुँचे तो शेखावत जी के कुछ कहने से पहले ही सौम्या के पापा ने अपने किए पर शर्मिंदा होकर उनसे माफ़ी मांग ली और अपनी दकियानूसी सोच को त्याग कर सौम्या और रोहित को आदर के साथ घर लाने की बात कही। मगर ऐसा करने से अगर नेहा का रिश्ता टूट गया तो शेखावत जी ने एक बार फिर उनका मन टटोलने की कोशिश की। टूटता है तो टूट जाए, मगर मैं अब एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ सकता। ये बात मेरी मोटी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से आ गई है। लेकिन उस दिन के बाद सौम्या ने कभी उस घर में पैर न रखने का फैसला कर लिया था। जो माता पिता उसे मार डालने को तैयार हो, उनके किसी वादे पर वह भरोसा नहीं कर सकती थी। तो बस दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। क्या सौम्या ने सही किया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है हमारी, तो प्लीज़ हमारे हर वीडियो को आप लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए।